हेलो एवरीवन। हम लोग बात करने वाले हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बारे में। इसमें हम लोग जो है कंक्रीट टेक्नोलॉजी का पीवाईक्यू देखेंगे जो कि 2023 में पूछा गया है। और ये हमारा पीवाईक्यू सॉल्यूशन का पार्ट 1 है, मतलब पार्ट 2 3 भी आएगा। तो आप लोग सारा वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है। तो हम लोग जो है पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता है जिसमें से कि 10 में से कोई 7 आपको बनाना होता है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात है कि आपको ऑप्शन भी चुनना है और आंसर भी लिखना है। मतलब कि पहला क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव है और कुछ में आंसर लिखना पड़ेगा, मतलब ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है। चलिए, तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? द वाटर इन द मिक्स टेंड्स टू राइज टू द सरफेस। ठीक है। आपका जो मिक्स होता है कंक्रीट का, जिसमें सीमेंट, कंक्रीट, सीमेंट, एग्रीगेट। एग्रीगेट में भी दो तरह का, फाइन एग्रीगेट जिसको आप बालू कहते हैं यानी कि सैंड, कोर्स एग्रीगेट जिसको गिट्टी कहते हैं, पानी, ये सब का जो मिक्सचर होता है। तो उसमें कह रहा है कि आपका जो वाटर ऊपर आ जाता है, क्या आ जाता है? राइज टू द सरफेस। पानी जो है आपका कंक्रीट से ऊपर आ जाता है। ठीक है। जब उसको प्लेस किया जाता है और कंपैक्शन दिया जाता है तो जब पानी आपका जो है राइज करके सरफेस पे आ जाए, पानी आपका क्या हो जाए? राइज करके सरफेस पे आ जाए, तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लीडिंग कहते हैं। ठीक है। ब्लीडिंग मतलब कि आपका पानी जो है राइज करके सरफेस के ऊपर आ गया। तो याद रखिएगा कंक्रीट में ब्लीडिंग क्या होता है कि आपका पानी जो है राइज करके सरफेस के ऊपर आ जाता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा। दूसरा क्या है? द मोस्ट यूज्ड एडमिक्सचर विच प्रोलॉन्ग्स द सेटिंग एंड हार्डनिंग टाइम इज। कहता है कि आप एक ऐसा एडमिक्सचर का नाम बताइए जो कि सेटिंग और हार्डनिंग टाइम को कंट्रोल कर रहा है। तो जिप्सम है, कैल्शियम क्लोराइड है, सोडियम सिलिकेट है, ऑल ऑफ द अबव। तो जैसे ही सेटिंग और हार्डनिंग टाइम देखिएगा, इसको कंट्रोल करने वाला एक ही एडमिक्सचर है, वो है हमारा जिप्सम। तो इस क्वेश्चन का जो बेस्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? जिप्सम हो जाएगा। अच्छा, एक और बात, आपको अगर लगता है किसी ऑब्जेक्टिव का कुछ और ऑप्शन होगा या कुछ और आंसर होगा, तो अलग अलग सोर्स में अलग अलग देता है, तो एक वैलिड प्रूफ के साथ आप मेरे तक बात पहुंचाइए। कमेंट सेक्शन में लिखिए, टेलीग्राम चैनल पे बात पहुंचाइए। अगर आंसर गलत होगा तो अपना आंसर सुधार लेंगे। समझ गए? बाकी लोग जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा, वहां पे आपके काम का बहुत सारा चीज रहता है। ठीक, तो कुछ भी अपडेट होगा या कोई तरह का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द बेस्ट वर्केबिलिटी, क्या चाहिए आपको? बेस्ट वर्केबिलिटी चाहिए। किसका? कॉन्क्रीट का। प्रीफर्ड शेप ऑफ एग्रीगेट इज, किस एग्रीगेट मतलब क्या हो गया? देखिए, एग्रीगेट आपका दो तरह का होता है कंक्रीट के केस में। एक होता है फाइन एग्रीगेट, ठीक है, एक होता है कोर्स एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट हो गया आपका सैंड, ठीक है, यानी कि जिसको आप बालू कहते हैं। कोर्स एग्रीगेट हो गया गिट्टी, जो बड़ा बड़ा गिट्टी होता है। ठीक है। तो आपको क्या चाहिए? अगर बेस्ट वर्केबिलिटी चाहिए, वर्केबिलिटी बहुत अच्छा चाहिए कंक्रीट में, तो एग्रीगेट का शेप क्या होगा? इलोंगेटेड, राउंडेड, एंगुलर, इंडिपेंडेंट टू शेप ऑफ एग्रीगेट। तो हमारा जो सबसे बेस्ट माना जाता है वर्केबिलिटी के लिए, वो क्या है? हमारा राउंडेड शेप माना जाता है। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? द लो हीट सीमेंट इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ। लो हीट सीमेंट कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? जनरली ये जो है मास कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। लो हीट जो है आपका मास कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया जाएगा। तो मास कंस्ट्रक्शन यानी कि डैम हो गया आपका। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, डैम। ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल पोजोलोनस। देखिए, पोजोलोनस जो है हमारा अम, दो तरह का होता है, एक नेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल होता है। ठीक है। तो इसमें से आपसे पूछ रहा है नेचुरल कौन सा है? फ्लाई ऐसा आपका आर्टिफिशियल पोजोलोना है, सुर्खी भी आर्टिफिशियल पोजोलोना है, सिलिका फ्यूम भी आर्टिफिशियल है। डाइटोमेसियस अर्थ जो है ये आपका क्या? नेचुरल पोजोलोना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा नेचुरल पोजोलोना में? डाइटोमेसियस अर्थ हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आके हमारा जो है ऑब्जेक्टिव समाप्त होता है। अब हम लोग क्वेश्चन का क्या देखेंगे? आंसर देखेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो आप हमको बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप 5 ऑब्जेक्टिव में से आपको कितना ऑब्जेक्टिव पहले से पता था। ठीक है, हम देखते हैं किसको सबसे ज्यादा मालूम था। 5 में से 5 किसको किसको जानकारी था वो हम देखते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम लोग डिफाइन द फ्रीजिंग एंड थॉइंग एक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रीजिंग एंड थॉइंग एक्शन। ठीक है। इसको आपको परिभाषित करना है, यानी कि इसको डिफाइन करना है, फ्रीजिंग और थॉइंग एक्शन को। आइए देखते हैं ये होता क्या है हमारा। देखिए, फ्रीजिंग का मतलब तो आपको मालूम होगा। फ्रीजिंग मतलब क्या होता है? जमना। फ्रीजिंग मतलब क्या हो गया? जमना। जैसे हम लोग बर्फ जमाते हैं, किसी भी चीज को अगर जमाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? फ्रीजिंग कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर थॉइंग का क्या मतलब है?
बात समझ में आ रही है? अगर शब्द का मतलब समझ गए तो आप इंजीनियर एग्जाम में अपने से बना के लिख सकते हैं, उतना तो कैपेसिटी है आपके पास, ठीक ना। तो थॉइंग का मकसद मतलब होता है कि जमने के बाद किसी वस्तु का पिघलना या किसी को पिघलाना, ठीक है। थॉइंग का मतलब क्या हो गया, जमने के बाद किसी वस्तु का पिघलना या फिर उसको क्या करना, पिघलाना, ठीक है। तो हम लोग फ्रीजिंग और थॉइंग में क्या करते हैं, किसी चीज को जमाते हैं उसके बाद फिर पिघलाते हैं। बात समझ में आ रही है? किसी चीज को पहले क्या करते हैं, जमाते हैं, उसके बाद फिर उसको पिघलाते हैं। तो फ्रीजिंग एंड थॉइंग में हमारा क्या होता है, फ्रीजिंग एंड थॉइंग एक्शन रेफर्स टू द रिपीटेड साइकिल ऑफ फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग ऑफ वाटर इन कॉन्क्रीट पोर्स। कॉन्क्रीट के पोर्स में जो हमारा वाटर होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, रिपीटेड साइकिल, मतलब ये चीज बार बार कर रहे हैं, पहले जमा रहे फिर पिघला रहे, पहले जमा रहे फिर क्या कर रहे, पिघला रहे। कहाँ पे, कॉन्क्रीट पोर्स के अंदर। When water freezes, it expands, causing internal stress in the concrete. जब वाटर आपका जमता है, पानी जमता है, तो इंटरनल स्ट्रेस क्रिएट करता है कंक्रीट में, जिसकी वजह से आपका क्रैकिंग हो सकता है, स्केलिंग हो सकता है और ड्यूरेबिलिटी इशू भी हो सकता है समय के साथ साथ। बात समझ में आ गया? फ्रीजिंग थॉइंग क्या है, फ्रीजिंग मतलब जमाना, थॉइंग मतलब क्या हो गया, उसको पिघलाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। Why is non-destructive testing needed in concrete construction? कंक्रीट कंस्ट्रक्शन में नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग की क्या आवश्यकता है? तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मतलब नाम में ही क्लियर है। डिस्ट्रक्ट मतलब क्या हुआ, किसी चीज को तोड़ना, नन मतलब नहीं तोड़ना, मतलब आपको कंक्रीट का ऐसा क्वालिटीज जानना है बिना कंक्रीट को तोड़े हुए। जैसे मान के चलो तुम्हारा कोई बिल्डिंग बना हुआ है या कोई कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ है, ठीक है, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ है, तुम उसको बिना तोड़े मरोड़े उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हो। किस किस चीज का जानकारी लेते हो, उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, ड्यूरेबिलिटी क्या होगा, इंटीग्रिटी ऑफ कंक्रीट क्या होगा, बिना स्ट्रक्चर को डैमेज किए हुए। किसी भी स्ट्रक्चर को बिना डैमेज किए हुए अगर हम उसका स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, इंटीग्रिटी पता करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग कहते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए, क्या कहते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, किसी भी चीज को बिना डैमेज पहुंचाए हुए, किसी भी स्ट्रक्चर को बिना डैमेज पहुंचाए हुए उसका स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, इंटीग्रिटी पता करना क्या कहलाता है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग कहलाता है। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग से क्या होता है, इट हेल्प्स इन डिटेक्टिंग इंटरनल डिफेक्ट्स। अगर कंक्रीट के अंदर कोई भी इंटरनल डिफेक्ट है तो उसको आप पता कर सकते हैं, जैसे कि वॉइड हो गया, क्रैक हो गया, हनी कॉम्बिंग हो गया, ये सब इंटरनल डिफेक्ट पता कर सकते हैं। दूसरा क्या है, इट इंश्योर्स क्वालिटी कंट्रोल, ये जो है क्वालिटी कंट्रोल इंश्योर करता है। कंप्लायंस विद डिजाइन स्पेसिफिकेशन, डिजाइन स्पेसिफिकेशन करने का मतलब आपको उसको किस पर्पज से डिजाइन किए हैं, उसमें क्या मात्रा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो वो सारा चीज यहाँ से पता चल जाता है। इट इज यूज फॉर स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, ये जो है कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग में इस्तेमाल किया जाता है और मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ में आ गया? एनडीटी क्या होता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट द एप्लीकेशन ऑफ फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट एनी फोर। फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट का एप्लीकेशन लिखिए कोई भी चार। समझ गए? तो फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट क्या है, ठीक है, ऐसा कंक्रीट जिसके अंदर आपका क्या पाया जाता है, फाइबर पाया जाता है। ठीक, आइए इसके बारे में पहले समझते हैं थोड़ा। तो फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट कहाँ आपका इस्तेमाल किया जाता है, यूज्ड इन पेवमेंट्स एंड हाईवेज टू रिड्यूस क्रैकिंग। हाईवे और पेवमेंट में क्रैकिंग को कम करने के लिए और ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। अप्लाइड इन टनल लाइनिंग्स, टनल के लाइनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ इंप्रूव कर सके। ठीक है, इंडस्ट्रियल फ्लोर्स में इस्तेमाल किया जाता है या और स्लैब में, ताकि आपका लोड बियरिंग कैपेसिटी बढ़ सके। अर्थक्वेक रेसिस्टेंट स्ट्रक्चर में इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपका क्या देखने को मिले, बेटर इम्पैक्ट रेसिस्टेंस देखने को मिले। क्या देखने को मिले, बेटर इम्पैक्ट रेसिस्टेंस देखने को मिले। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिपेयर एंड रिहेबिलिटेशन, रिपेयर और रिहेबिलिटेशन में अंतर बताइए। ठीक है, तो रिपेयर क्या होता है, जैसे मान के चलो कि क्या है, इट रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग लोकलाइज्ड डिफेक्ट सच एज क्रैक्स, स्पेलिंग, कंक्रीट स्ट्रक्चर। देखिए आपको हम आसान भाषा में समझाते हैं। मान के चलिए कोई चीज खराब हो गया तो उसको हम लोग क्या करते हैं, रिपेयर करवाते हैं। बात समझ में आ रही है? कोई भी चीज खराब हो जाता है या कोई तरह का उसमें डिफेक्ट होता है, उसको क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं। तो जब आपका कोई सी चीज में कोई डिफेक्ट हो जाता है उसको आप सुधारने का काम करते हैं। जैसे मान के चलो उसमें क्रैक हो गया या स्पेलिंग हो गया कंक्रीट में, तो उसको सुधारने का जो काम है वो आपका क्या कहलाता है, रिपेयर कहलाता है। अब सवाल ये होता है सर रिहेबिलिटेशन क्या होता है। ठीक है, तो मान के चलो किसी चीज में पहले कुछ स्ट्रेंथ था, पहले उसका कुछ क्षमता था, ताकत था, वही स्ट्रेंथ को वापस लाना, क्या करे, रिस्टोरिंग और इम्प्रूविंग द ओवरऑल स्ट्रेंथ एंड फंक्शनैलिटी ऑफ अ डैमेज्ड स्ट्रक्चर। मान के चलो कोई स्ट्रक्चर हमारा क्या हो गया, डैमेज हो गया, कोई स्ट्रक्चर हमारा क्या हो गया है, डैमेज हो गया है। ठीक है, उस डैमेज स्ट्रक्चर में वापस से उसका स्ट्रेंथ लाना, ठीक है, वापस से उसका क्या लाना, स्ट्रेंथ लाना, उसका फंक्शनैलिटी इंप्रूव करना,
वो हमारा क्या कहलाएगा, रिहेबिलेशन। तो रिहेबिलेशन में मेनली क्या करते हैं, कोई भी चीज जो खराब हो चुका है उसमें उसका स्ट्रेंथ वापस लाना। ठीक है, रिहेबिलेशन मतलब क्या हो गया, रिस्टोरिंग स्ट्रेंथ, रिस्टोरिंग, रिस्टोरिंग क्या, ओवरऑल स्ट्रेंथ, ओवरऑल स्ट्रेंथ को रिस्टोर करना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। राइट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मिक्स डिजाइन। मिक्स डिजाइन का बेसिक प्रिंसिपल, मिक्स डिजाइन हम लोग क्यों करते हैं, सबसे पहले समझिए मिक्स डिजाइन क्यों करते हैं। ठीक है, मिक्स डिजाइन में आप पढ़े होंगे M10 M20 इस तरीके से कुछ पढ़े होंगे, उसका कुछ अपना एक रेशियो होता है। बात समझ में आ रही है, उसका अपना क्या होता है, कुछ रेशियो होता है कि हमारा सीमेंट का कितना मात्रा होगा, सैंड का क्या मात्रा होगा। ठीक है, तो मिक्स डिजाइन में हमारा जो है, जैसे कि आपको बताया जाएगा 1:1.5:3, ये जो है M20 का डिजाइन पैरामीटर है। ठीक है, जिसमें कि आपका एक सीमेंट हो जाता है, ये आपका सैंड हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, एग्रीगेट हो जाएगा। ठीक है, तो मिक्स डिजाइन में एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं ना, कि हम लोग तय करते हैं कि किस जगह पे हमारा जो है सीमेंट कितना होगा, सैंड कितना होगा, और एग्रीगेट कितना होगा। सीमेंट सैंड एग्रीगेट का मात्रा तय करते हैं, ताकि हम लोग जो है, जैसे अलग अलग स्ट्रक्चर में अलग अलग हमको स्ट्रेंथ चाहिए होता है, अलग अलग स्ट्रक्चर में अलग अलग स्ट्रेंथ चाहिए, अलग अलग ड्यूरेबिलिटी चाहिए होता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग स्ट्रक्चर के लिए हम लोग सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का मात्रा तय करते हैं। यही चीज हमारा क्या, मिक्स डिजाइन का प्रिंसिपल है। क्या कर रहा है, इसको गौर से पढ़िए। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मिक्स डिजाइन इज टू अचीव ए कॉन्क्रीट मिक्स। एक ऐसा कॉन्क्रीट मिक्स पता कीजिए, मतलब सीमेंट, एग्रीगेट और सैंड का जो है एक ऐसा मिक्सचर पता कीजिए जो कि आपके जरूरत के अनुसार स्ट्रेंथ दे, ड्यूरेबिलिटी दे और वर्केबिलिटी दे। ठीक है, विथ एन ऑप्टिमल प्रोपोर्शन ऑफ सीमेंट, वाटर, एग्रीगेट एंड मिक्सचर, इंश्योरिंग इकोनॉमी एंड सस्टेनेबिलिटी। मतलब आपको सस्ता भी पड़े और भविष्य के लिए भी सही रहे। बात समझ में आ गई। तो मिक्स डिजाइन में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग का जो भी रिक्वायरमेंट है स्ट्रेंथ का, ड्यूरेबिलिटी का, वर्केबिलिटी का, वो हम लोग फुलफिल करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग सीमेंट, वाटर, एग्रीगेट, सैंड ये सब का मात्रा पता करते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द एयर इंट्रेनिंग सीमेंट एंड सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट। आपको एयर इंट्रेनिंग और सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट बताना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, अच्छा देखिए, आपको हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहे हैं ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ के जाइए और एग्जाम में इसी चीज को इलाबोरेट करके लिखिए आप। ठीक है, एग्जाम में इसी चीज को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करके लिखना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन 14 नंबर में पूछ रहा है तो आपको कम से कम 3 पेज में आंसर देना पड़ता है। ठीक है, तो हमको हम सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। एयर इंट्रेनिंग सीमेंट क्या है, कॉन्टेंस एयर इंट्रेनिंग एजेंट्स, जिसमें कि हमारा क्या होता है, एयर इंट्रेनिंग एजेंट्स होता है जो कि क्या क्रिएट करता है, माइक्रोस्कोपिक एयर बबल क्रिएट करता है। एयर इंट्रेनिंग सीमेंट क्या होता है, उसमें एयर इंट्रेनिंग एजेंट्स होता है जो कि हमारा क्या क्रिएट करता है, माइक्रोस्कोपिक एयर बबल्स क्रिएट करता है। किसमें, कॉन्क्रीट में माइक्रोस्कोपिक एयर बबल्स क्रिएट करता है। अब इस एयर बबल से हमारा फायदा क्या होता है, इसका वर्केबिलिटी अच्छा होता है, ड्यूरेबिलिटी अच्छा होता है, रेसिस्टेंस टू फ्रीजिंग थॉइंग साइकिल अच्छा होता है। बात समझ में आ गया। तो एयर इंट्रेनिंग सीमेंट क्या है, ऐसा सीमेंट जिसके अंदर क्या हो, एयर इंट्रेनिंग एजेंट हो। ठीक है, जो कि हमारा क्या क्रिएट करेगा, माइक्रोस्कोपिक एयर बबल्स क्रिएट करता है। ठीक, इससे क्या फायदा होता है, इंप्रूव होता है कंक्रीट का वर्केबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी और रेसिस्टेंस टू फ्रीज थॉ साइकिल्स। अगला हमारा सल्फेट रेसिस्टेंट सीमेंट। सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट क्या करता है, स्पेशली डिजाइन टू रेसिस्ट सल्फेट अटैक। अगर आपका सल्फेट अटैक होता है तो उससे बचाने का काम करता है कौन, सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट, सल्फेट अटैक से बचाने का काम करता है। दूसरा जो है कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है, ये काम फाउंडेशन में इस्तेमाल किया जाता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में इस्तेमाल किया जाता है, और मैरिन स्ट्रक्चर में। ठीक है, आप सुने होंगे एक नाम, क्रॉन क्रोजन। सीवेज ट्रीटमेंट जब आप पढ़े होंगे तो वहां पे आप नाम सुने होंगे, क्रॉन क्रोजन। ठीक है, तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में हमारा क्या होता है, सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट बहुत हेल्पफुल होता है, या फिर फाउंडेशन वगैरह में भी होता है। किससे बचाता है, सल्फेट अटैक से बचाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन आर्टिफिशियल सैंड एंड नेचुरल सैंड। देखिए, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन हमारा क्या आता है, डिफरेंशिएट आता है, तो इसमें दो ऑप्शन है, जैसे दो चीज के बीच में डिफरेंशिएट करने देता है। जैसे आप यहाँ पे एक साइड लिखिएगा आर्टिफिशियल सैंड, एक साइड लिखिएगा क्या, नेचुरल सैंड। ठीक, उसके बाद इसका कुछ पॉइंट लिखिएगा, फिर इसका कुछ पॉइंट लिखिएगा, फिर इसका कुछ पॉइंट होगा, इस तरीके से लिख सकते हैं। एक ऑप्शन ये होता है। दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल सैंड को डिफाइन कर दिए,
आर्टिफिशियल सैंड को डिफाइन कर दिए, दूसरा हम लोग फिर क्या किए, नेचुरल सैंड को क्या कर दिए, डिफाइन कर दिए। तो आप दोनों तरीका से डिफ्रेंशिएट लिख सकते हैं, अंतर पता चल जाता है, पढ़ने वाले को अंतर पता चल जाता है। बात समझ में आ गई? तो हम जो है यहाँ पे आपको क्या करेंगे, इस तरीके वाला लिखेंगे, डेफिनेशन बता देंगे, वहां से आपको पता कर लेना है, बीच में लाइन खींच के अलग अलग हम नहीं लिखने वाले। चलिए तो आइए हम लोग इसका समझते हैं कि आर्टिफिशियल सैंड क्या है और नेचुरल सैंड क्या है। आर्टिफिशियल सैंड मतलब नाम से क्लियर है, आर्टिफिशियल मतलब जिसको कि बनाया गया, किसने बनाया, तो इंसान ने बनाया है, ठीक है, कोई जानवर तो आके बनाएगा नहीं, तो इंसान ने बनाया जिस सैंड को, उसको क्या कहता है, आर्टिफिशियल सैंड। मैन्युफैक्चर्ड बाय क्रशिंग रॉक्स, कैसे बनता है आर्टिफिशियल सैंड, रॉक्स को क्रश करके बनता है। दूसरा, हैज ए यूनिफॉर्म टेक्सचर, ये इसमें जो है यूनिफॉर्म टेक्सचर होता है। बेटर कंट्रोल ओवर क्वालिटी, क्वालिटी के ऊपर बेटर कंट्रोल होता है। आर्टिफिशियल है भाई, हमने बनाया क्यों, क्योंकि हमको अच्छा क्वालिटी मिल रहा है इसलिए तो बनाया है ना। और सुटेबल है किसके लिए, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए सुटेबल है। बात समझ में आ गई? आर्टिफिशियल सैंड क्या हो गया, एक ऐसा बालू जिसको इंसान ने बनाया है। अब ये कैसे बना है, क्रशिंग रॉक्स, रॉक्स को क्रश करके, पत्थर को जो है तोड़ तोड़ के बनाया गया है। यूनिफॉर्म टेक्सचर, चूंकि हमने बनाया है तो उसमें हमने क्या देखा, यूनिफॉर्म टेक्सचर मतलब एक समान देखने को मिलेगा। उसके बाद कंट्रोल ओवर क्वालिटी, क्वालिटी के ऊपर जो है कंट्रोल है, क्योंकि हमने बनाया है तो हमको चाहिए ना कि किस क्वालिटी का चाहिए, तो उस पर हम लोग कंट्रोल है। और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में इस्तेमाल किया जाता है, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए क्या है, सुटेबल है। ठीक, यहाँ पे अगर आप देखिएगा ना तो आपको हो सकता है लगेगा कि सर दो लाइन एक लाइन में आप डिफाइन कर दिए, एक लाइन नहीं है, तो वो चार वो अलग अलग पॉइंट है। जैसे ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्रशिंग रॉक एक पॉइंट हो गया, हैज ए यूनिफॉर्म टेक्सचर दूसरा पॉइंट हो गया, बेटर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी ये तीसरा पॉइंट, सॉरी बेटर कंट्रोल ओवर क्वालिटी ये तीसरा पॉइंट हो गया, सुटेबल फॉर हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट ये हो गया चौथा पॉइंट। तो यहाँ पे आपका चार पॉइंट लिखा हुआ है, समझ गए, इसको एक्सप्लेन करके लिखना है एग्जाम में, ये आपके ऊपर रहा। अगला हम लोग देखते हैं, अगला है हमारा नेचुरल सैंड। ठीक, नेचुरल सैंड हमारा क्या होता है, नेचुरल सैंड मतलब, नेचर मतलब क्या हो गया, प्रकृति, जो बालू प्रकृति में पाया जाता है। जैसे कि बालू प्रकृति में कहाँ पाया जाता है, रिवर बेड्स एंड ड्यून्स में पाया जाता है, नदी किनारे आप देखिएगा बालू मिलता है। इसका जो है आपका क्वालिटी और ग्रेडेशन वेरी करते रहता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको क्या मिलता है, यूनिफॉर्म टेक्सचर मिलता है आर्टिफिशियल सैंड में, क्योंकि हमने बनाया है। लेकिन जो चीज प्रकृति में मिलता है, नदी वाला बालू, उसमें जो है आपको क्या वेरी करता है, क्वालिटी और ग्रेडेशन वेरी करता है। लेकिन वाइडली यूज्ड इन जनरल कंस्ट्रक्शन, जनरल कंस्ट्रक्शन आप देखिएगा गांव समाज में जो हम लोग घर बनाते हैं तो उसमें नेचुरल सैंड ही इस्तेमाल करते हैं, नदी वाला ही बालू होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम लोग। तो यहाँ पे भी आपका जो है क्या है, चार अलग अलग पॉइंट है। बात समझ गए? तो एग्जाम में इसको एक्सप्लेन करके आप लिख लीजिएगा। पहला पॉइंट हो गया फाउंड इन रिवर बेड्स एंड ड्यून, दूसरा वेरीज इन क्वालिटी एंड डिग्रेडेशन, ठीक है, वाइडली यूज्ड इन जनरल कंस्ट्रक्शन। तो अलग अलग पॉइंट है, इसको आप एक्सप्लेन कर लीजिएगा। चलिए, व्हाट इज अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन, अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन क्या है, इसको आपको बताना है। व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट दिस रिएक्शन, कौन कौन सा फैक्टर है जो इस रिएक्शन को अफेक्ट करता है। हाउ कैन दिस रिएक्शन बी कंट्रोल, इस रिएक्शन को आप कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो नाम में ही लिखा हुआ है क्या, अल्कली एग्रीगेट। अल्कली मतलब क्या हो गया, अल्कली तो आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, एग्रीगेट मतलब होता है गिट्टी चाहे बालू, ठीक है, उसका रिएक्शन। ठीक, ए केमिकल रिएक्शन बिटवीन अल्कली हाइड्रोक्साइड एंड इन सीमेंट एंड रिएक्टिव सिलिका इन एग्रीगेट। देखिए सीमेंट में आपका क्या मिलता है, अल्कली हाइड्रोक्साइड मिलता है, और सिलिका के अंदर क्या, सिलिका जो है ये कहाँ पाया जाता है, एग्रीगेट के अंदर पाया जाता है। तो इस दोनों के बीच का रिएक्शन है, ठीक है, फॉर्मिंग एक्सपेंसिव जेल दैट कॉजेस क्रैकिंग इन कंक्रीट। आपका क्या है, सीमेंट के अंदर जो है अल्कली हाइड्रोक्साइड है, सीमेंट के अंदर क्या है सर, अल्कली हाइड्रोक्साइड है। गौर से सुनिएगा, सीमेंट के अंदर अल्कली हाइड्रोक्साइड है और एग्रीगेट यानी कि गिट्टी के अंदर सिलिका है। ये दोनों जो है अल्कली हाइड्रोक्साइड और सिलिका आपस में रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से एक एक्सपेंसिव जेल बनता है, जिसके कारण क्या होता है, क्रैकिंग इन कंक्रीट देखने को मिलता है। बात समझ में आ गई? तो यही है अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन, AAR। फैक्टर्स अफेक्टिंग AAR, AAR को अफेक्ट करने वाला कौन कौन सा फैक्टर है, आइए हम लोग उसको देखते हैं पहले। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ हाई अल्कली इन सीमेंट, सीमेंट के अंदर जो है हाई अल्कली अगर प्रेजेंट है, हाई अल्कली प्रेजेंट है तो उससे आपका जो है AAR पे असर पड़ता है। अगर रिएक्टिव सिलिका प्रेजेंट है एग्रीगेट में तो उससे भी असर पड़ता है। अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर, अगर मॉइस्चर अवेलेबल है तो उससे भी असर पड़ता है। बात समझ में आ गई? चलिए अगला हमारा क्या, कंट्रोल मेजर्स, इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, और ये कंट्रोल कैसे किया जाता है, यहाँ देखिए,
हाउ कैन दिस रिएक्शन बी कंट्रोल्ड, ठीक है, इस रिएक्शन को कंट्रोल कैसे करेंगे, कंट्रोल मेजर में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला क्या है, यूज ऑफ लो अल्कली सीमेंट, एक ऐसा सीमेंट आप इस्तेमाल कीजिए जिसमें कि हमारा क्या अल्कली का मात्रा लो हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, यूज ऑफ सप्लीमेंट्री सीमेंटियस मटेरियल लाइक फ्लाई एश, आप जो है सीमेंटियस मटेरियल का सप्लीमेंट्री इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे फ्लाई एश वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ नॉन रिएक्टिव एग्रीगेट्स, आप ऐसा एग्रीगेट सेलेक्ट कीजिए जो कि क्या हो, नॉन रिएक्टिव हो, ठीक है, यानी कि जिसमें कि सिलिका का मात्रा नहीं हो। चलिए अगला हमारा क्या, एप्लीकेशन ऑफ वाटर प्रूफ कोटिंग्स टू रिड्यूस मॉइस्चर पेनिट्रेशन, वाटर प्रूफ कोटिंग का इस्तेमाल कीजिए ताकि मॉइस्चर पेनिट्रेशन को आप क्या कर सके, कम कर सके। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हम लोग डिफाइन द सॉन्डनेस ऑफ सीमेंट, सीमेंट में सॉन्डनेस क्या होता है, ठीक है। डिस्क्राइब द मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ सॉन्डनेस ऑफ सीमेंट, सॉन्डनेस ऑफ सीमेंट डिटरमाइन करने का मेथड भी बताना है, सॉन्डनेस ऑफ सीमेंट क्या होता है इसको डिटरमाइन करने का मेथड भी बताना है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्या, सॉन्डनेस ऑफ सीमेंट समझते हैं, होता क्या चीज है। सॉन्डनेस ऑफ सीमेंट करने का मतलब हो गया, इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ सीमेंट टू रिटेन इट्स वॉल्यूम आफ्टर सेटिंग विदाउट डिलेड एक्सपेंशन, यानी कि सेटिंग के बाद अपना वॉल्यूम रिटेन करना। सॉन्डनेस आपका क्या हो गया, सेटिंग के बाद, यानी कि आपका मालूम है ये कंक्रीट है तो कुछ देर बाद वो क्या करेगा, सेट करेगा, तो सेटिंग के बाद आपका जो वॉल्यूम रिटेन करना। विच कैन कॉज क्रैक्स, इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ सीमेंट टू रिटेन इट्स वॉल्यूम, सीमेंट का वो एबिलिटी जिसमें वो अपना वॉल्यूम रिटेन करता है सेटिंग के बाद बिना डिले एक्सपेंशन के, जिसके कारण कि आपका क्रैक हो सकता है। बस समझ में आ गया। चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं कि इसको पता करने का हमारे पास क्या है, दो मेथड है। अच्छा एक एक बात सीधा बोल देते हैं, कहीं पे भी कंक्रीट में वॉल्यूम सब दिखे, ठीक है, कहीं पे भी कंक्रीट में वॉल्यूम सब दिखेगा, आपको क्या समझ जाना है, सॉफ्टनेस ऑफ सीमेंट का ही बात कर रहा है, ठीक है। इसको डिटरमाइन करने का हमारे पास दो मेथड है, एक हमारा ली चैटलियर मेथड है, ठीक है, एक हमारा क्या है, ली चैटलियर टेस्ट है, दूसरा हमारा ऑटोक्लेव है, दूसरा हमारा क्या है, ऑटोक्लेव है। बात समझ में आ गई। तो आपको हम ली चैटलियर्स बता देते हैं, ऑटोक्लेव आप अपना देख लीजिएगा, ठीक है। ली चैटलियर्स अच्छे समझा देते हैं हम। तो ली चैटलियर्स टेस्ट में हमारा क्या होता है, इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक सीमेंट पेस्ट तैयार करते हैं, सीमेंट टेस्ट इज प्रिपेयर्ड, उसको कहाँ रखा जाता है, ली चैटलियर्स के मोल्ड में रखा जाता है, सीमेंट का पेस्ट बना के ली चैटलियर के मोल्ड में रखा जाता है। दूसरा काम क्या किया जाता है, इस मोल्ड को जो है सबमर्ज किया जाता है वाटर में एट 27 डिग्री सेल्सियस फॉर 24 आवर्स, इसको जो है सबमर्ज किया जाता है पानी में 27 डिग्री सेल्सियस पे, कितना देर के लिए, 24 घंटा के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, किसी किसी जगह पे आपको 27 से 32 डिग्री सेल्सियस का रेंज भी मिल सकता है, यानी कि जनरली हम लोग 27 से 32 के बीच में लेते हैं, आपको हम एक वैल्यू 27 बता दिए, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले एक सीमेंट पेस्ट बनाते हैं, उसको ली चैटलियर के मोल्ड में रखते हैं, मोल्ड को जो है सबमर्ज किया जाता है, सबमर्ज मतलब डुबाया जाता है, किसके अंदर, पानी के अंदर, 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा और 24 घंटा के लिए डुबाएंगे। उसके बाद क्या करते हैं, देन इट इज बॉइल्ड फॉर 3 आवर्स, उसके बाद उसको 3 घंटा के लिए गर्म किया जाता है और ठंडा होने दिया जाता है। 3 घंटा तक किसको गर्म किया जाता है, सिलेंडर को जो है पानी के अंदर ही 3 घंटा तक गर्म किया जाता है, सिलेंडर जो है हमारा ली चैटलियर मोल्ड, उसके अंदर जो है हम लोग मटेरियल रखते हैं और उसको 3 घंटा तक गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद क्या करते हैं, ठंडा कर देते हैं उसको, ठीक है। गर्म करने के बाद क्या करते हैं सर, उसको ठंडा कर देते हैं, ठंडा करने के बाद हमारा क्या होगा, ठंडा करने के बाद क्या होता है, एक्सपेंशन ऑफ द सीमेंट इज मेजर्ड यूजिंग ए स्केल। अब इस सीमेंट में जो भी एक्सपेंशन दिखेगा, सीमेंट में फिर क्या दिखेगा, एक्सपेंशन दिखेगा, तो उस एक्सपेंशन को हम लोग एक स्केल से नापते हैं। और ये आपका जो एकदम इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, 10 mm फॉर ऑर्डिनरी सीमेंट, ये जो एक्सपेंशन है ऑर्डिनरी सीमेंट में 10 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं कि ये जो एक्सपेंशन होगा इस टेस्ट के बाद, वो ऑर्डिनरी सीमेंट में 10 mm से ज्यादा एक्सपेंशन देखने को नहीं मिलना चाहिए। बात समझ में आ गई। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सीमेंट पेस्ट प्रिपेयर करते हैं, ली चैटलियर मोल्ड में डालते हैं, उसके बाद उसको जो है पानी के अंदर डुबा देते हैं, ठीक है, 27 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच 24 घंटा के लिए। उसके बाद 3 घंटा उसको गर्म किया जाता है, फिर उसको ठंडा करने दिया जाता है, ठंडा करने के बाद हम लोग जो भी वॉल्यूम में एक्सपेंशन होता है वो हम लोग मेजर करते हैं, 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, शुड नॉट एक्सीड, ठीक है, नॉट एक्सीड कितना, 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई। चलिए तो हमारा जो है पार्ट 1 समाप्त होता है, तो कुछ क्वेश्चन हमने देखा है, आप हमारा बाकी का वीडियो जरूर देखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। आपको पार्ट 2 भी हम दे देंगे आसानी से, ठीक।
चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम लोग। थैंक यू एवरीवन, आई होप आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट भी कर सकते हैं।